नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 19। पार्ट 1 to 18 मैं पहले ही बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। और ये प्रैक्टिस टेस्ट असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत उपयोगी है, और जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एनवायरमेंटल साइंस के एग्जाम की, हर तरह की एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल, मेल्टिंग ऑफ आइस, या डाइजेशन ऑफ फूड? तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कि पदार्थ का रूप बदलता है लेकिन उसका जो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होता है। इन फिजिकल चेंज द फॉर्म ऑफ द मैटर चेंजेस बट द केमिस्ट्री डज नॉट चेंज, देयर इज नो केमिकल इन्वॉल्व। सो फोटोसिंथेसिस में केमिस्ट्री होती है, केमिकल इन्वॉल्व होता है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कोल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी केमिकल चेंज है। और डाइजेशन ऑफ फूड में जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च इनटू सिंपल सॉल्युबल शुगर। सो ए, बी एंड डी आर ऑल chemical changes. Melting of ice is just what the ice which was solid is converted into water which is liquid. So water still remains H2O and there is no chemical change. So melting of ice is a physical process and it's a physical change. See, तो बहुत ही आसान सा सवाल था। Question 2, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 was first amended by 1985 amendment, 1986 amendment, 1987 amendment या 1989 amendment? सही उत्तर है 1987 अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के तहत नॉइज पोल्यूशन ऐड किया गया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट में। नॉइज पोल्यूशन वाज एडेड टू एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 बाय द 1987 अमेंडमेंट। ओके, ठीक है, आगे। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? अब इनमें से कौन सा है जो एसिड रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स, यस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यस। कार्बन डाइऑक्साइड, उससे भी कार्बोनिक एसिड बनता है तो एसिड रेन तब भी होता है लेकिन माइल्डली एसिडिक होता है। मेथेन नहीं, मेथेन से कोई एसिड रेन नहीं होता है। तो सही उत्तर होगा ए, बी एंड सी। आंसर इज 4, ठीक है। Question 4. In the Water Act 1974, prohibition on use of stream or well for disposal of poisonous, noxious or polluting matter comes under Section 29, Section 24, Section 40 या Section 32। तो कहा जा रहा है कि वाटर एक्ट 1974 में कुएं या नदी में पॉइजनस या पोल्यूटेड मैटर का डिस्पोजल वर्जित है। किस सेक्शन में ये बात कही गई? विच सेक्शन? सेक्शन 24। आंसर इज डी। Question 5. As per the National Policy on Biofuels 2018, the aim is to promote the production and utilization of biofuel as a viable option for transportation purposes. The target is to achieve blending with petrol from the current dismal figure of 2% by 2032 3%. तो कहा जा रहा है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में लॉन्च किया गया इंडिया में, और उसका एम है बायोफ्यूल्स के यूज को प्रमोट करना। और अभी जो है वो बायोफ्यूल जो है 2% ऐड किया जाता है पेट्रोल में, पर एम है कि 2030 तक बायोफ्यूल्स कितना ऐड किया जाएगा पेट्रोल में? 10%, 15%, 16% या 20%? सही उत्तर है 20% की मैक्सिमम बायोफ्यूल्स होगा। और जो बायोफ्यूल्स आएगा कहाँ से? तो जो अनाज खाने योग्य नहीं होते ना, टूटे फूटे चावल के टुकड़े होते हैं, या फिर हस्क होती है, राइस हस्क होती है, या और भी जो चीज होती है जो एक्सेसिव वेस्ट निकलता है एग्रीकल्चर से, जो वेस्ट निकलता है, उन सबको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा और इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसको पेट्रोल में डाला जाएगा, तो उससे क्लीनर फ्यूल निकलेगा और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो भी यूटिलाइज हो सकेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ the central board that can be nominated by the central government under Water Act 1974? सेंट्रल बोर्ड से मतलब यहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है। तो अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है वाटर एक्ट के तहत, तो कितना है? 2, 5, 4 या 3? सही उत्तर है 3। सच, और इसमें लिखा हुआ है, तो मैंने जो लिखा है उसको एज इट इज आपको दिखाया यहाँ पे। सच नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल्स
not exceeding 3 to be nominated by the central government to represent the interests of agriculture, fishery or industry or trade or any other interest which in the opinion of the central government ought to be represented. ठीक है, तो ये है, तो ये पूरा लीगल लैंग्वेज था जो मैंने आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, in the Water Act 1974 the functions of central board are given under। अब वाटर एक्ट 1974 में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो किस सेक्शन में सेंट्रल बोर्ड मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शंस दिए गए हैं? सेक्शन 16, सेक्शन 19, सेक्शन 25 या सेक्शन 24? सही उत्तर है ए, सेक्शन 16। तो ये बहुत ही डिटेल क्वेश्चन है लॉ के ऊपर, जरूरी नहीं कि इस तरह से हर बार क्वेश्चन आए, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको देखना होगा किस सेक्शन में क्या बात लिखी गई है, पूरा चाटने की जरूरत नहीं है, पर लॉज के सेक्शन किस सेक्शन में कौन सा मुख्य पॉइंट है ये याद रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 8, द हीमोग्लोबिन रेंज इन द ब्लड ऑफ एन अडल्ट मेल इज। तो एक वयस्क पुरुष के ब्लड में हीमोग्लोबिन का रेंज आइडियली क्या होता है? 12.5, 17 to 17.5 ग्राम पर डेकालीटर, 10 to 18 ग्राम पर लीटर, 0.1 to 1.8 मिलीग्राम पर लीटर या 12 to 16 मिलीग्राम पर डेकालीटर? सही उत्तर है ए, 12.5 to 17.5 ग्राम पर डेकालीटर। ये रेंज कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, कह सकते हैं कि अच्छा 10 से लेके 18 तक है या 12 से लेके 18 तक है, यहाँ पर 12.5 to 17.5 लिखा गया है, तो थोड़ी बहुत 19-20 होती है, पर ओवरऑल रेंज यही है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम? अब पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है? पर कैपिटा इनकम मींस पर हेड इनकम। जैसे भारत की पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंडियन का पर्सनल इनकम, मतलब एवरेज इनकम पर हेड एक इंडियन कितना औसत कमाता है, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि पूरे भारत की इनकम क्या है डिवाइड बाई पूरे भारत की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। तो एनएनपी बाय पॉपुलेशन, एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, the GNP, the total value of finished goods and services produced by a country's citizens overseas and domestically minus depreciation। तो NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट और वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो NNP बाय पॉपुलेशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, कितना आपका नेट नेशनल इनकम है सारा खर्चा और जब डिप्रिसिएशन हटा के, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, और वो होता है पर कैपिटा की पर हेड हर एक इंसान भारत में औसत कितना कमाता है या कितनी उसकी इनकम है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, आपको उससे फायदा होगा, पर मैं ये गारंटी नहीं ले सकती कि सिर्फ मेरे चैनल को देखने से आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं ले सकती। तो आपको जो बुक्स रिकमेंडेड हैं उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, उन सब पर ध्यान देते रहिए। जय हिंद।